गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी हमने कल के लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन किस लिए यूज़ की जाती है, क्यों ड्राइव की गई, ताकि हम क्या है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन को हम स्टडी कर सकें, ठीक है। दैट मीन्स उसके साथ जो मोशन एसोसिएटेड है, जैसे ट्रांसलेशन हो गया, रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, तो इन सबको स्टडी करने के लिए हमने क्या है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का क्या किया, यूज़ किया, ठीक है। जब हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ड्राइव की थी तब हमने उसके अंदर क्या है एक चीज़ यूज़ की थी जिसको हमने कहा था जाई, और जाई को क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, वेव फंक्शन उस वेव के बारे में बताता है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। हमने कहा था ना इलेक्ट्रॉन जो है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसके साथ क्या है, एक क्या है जो है वेव पार्टिकल नेचर भी रहता है उसका, और एक क्या रहता है, वेव नेचर भी रहता है। तो उस वेव के बारे में जो बताता है दैट इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि अब ये जो वेव फंक्शन है, जब हम क्या कर रहे हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कोई ना कोई वेव फंक्शन लेंगे। तो ये जो वेव फंक्शन हम लेंगे वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, कि जो हम वेव फंक्शन लेकर चल रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, भाई हम कौन सा वेव फंक्शन हो जो हम क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, और उस वेव फंक्शन का यूज़ करके हम क्या है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है ड्राइव कर सकें, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास आज का टॉपिक है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जो वेव फंक्शन है हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है फाइनाइट होने का, कि या तो बाउंड्री पे या फिर विद इन द बाउंड्री के फंक्शन क्या होना चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो हमारे पास जितने भी हमारे ऑब्जर्वेबल हैं, ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन क्या हो गया, मान लीजिए आप इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट हम छोड़ देते हैं, हमने मान लिया क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो उस केस में क्या है, हमारे जितने भी ऑब्जर्वेबल हैं उनकी वैल्यू या तो ज़ीरो हो जाएगी और या तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उस केस में क्या है, हम क्या है उस इलेक्ट्रॉन की ना तो पोजीशन मेज़र कर पाएंगे, ना ही मोमेंटम, ना ही वेलोसिटी, और ऐसे वेव फंक्शन का हम करेंगे ही क्या, जिससे हम ना तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल पाएँ, ना मोमेंटम निकाल पाएँ, और ना ही वेलोसिटी निकाल पाएँ। इसलिए कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जो भी हम वेव फंक्शन चूज़ कर कर चल रहे हैं वो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर फंक्शन हमारा फाइनाइट नहीं है बाउंड्री या फिर विद इन द बाउंड्री के, तो ऐसा फंक्शन एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऐसा फंक्शन क्या रहेगा, अनएक्सेप्टेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया ई की एक्स, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या है, 0 से जाई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू 0 पुट की। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो e की 0 रहता है इन्फिनिटी, तो फंक्शन तो कभी भी क्या है हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए, चाहे बाउंड्री पे हो चाहे विद इन द बाउंड्री हो। सेकंड भी पुट करके देख लेते हैं, e की इन्फिनिटी जब हमने पुट किया तो e की इन्फिनिटी रहता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी फंक्शन हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, तो दैट मीन्स ऐसा फंक्शन क्या है हमारे लिए नॉन एक्सेप्टेबल है। क्या है, नॉन एक्सेप्टेबल, मतलब ये हम फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड मान लीजिए मैंने कोई ये फंक्शन लिया, ठीक है, इसकी लिमिट मैंने ले ली 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब एक बार आप x को 0 पुट करो, एक बार आप x को इन्फिनिटी पुट करो। जब मैंने x को 0 पुट किया तो 0 बाय में कुछ भी आएगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो मतलब यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब ये वैल्यू तो हमारी ठीक आई है, ठीक है। सेकंड क्या है, फाइनाइट वैल्यू आई है। अगर मैं यहाँ x को इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो यहाँ x को इन्फिनिटी जैसे ही पुट करूँगी तो e की इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर लेके जाऊँगी मैं e की क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की माइनस इन्फिनिटी रहता है 0। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा इन्फिनिटी के इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है हमारा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसकी क्या आ गई है, फाइनाइट वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स क्या है हमारा फंक्शन क्या है, कभी भी क्या है, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, जो फंक्शन है ना हमारा, जब भी आप इन्फिनिटी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फंक्शन हमारा क्या रहता है, फाइनाइट रहता है,
ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की, वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आ गई, तो ऐसा फंक्शन क्या रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है, मतलब ऐसा वेव फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। सेकेंड, फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी वेरिएबल की हमने एक वैल्यू डाली, ठीक है, तो फंक्शन की भी क्या आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक फंक्शन है xi x इज इक्वल टू √x, इसकी दो लिमिट है, ये -1 से +1 की लिमिट है। ठीक है, एक बार तो आपको x को -1 पुट करना है, एक बार आप x को +1 पुट कीजिए, कुछ भी पुट कर लीजिए। मान ली मैंने +1 पुट कर दिया, ठीक है, x को जैसे ही मैं +1 पुट करूँगी √1, और √1 क्या आ गया, +-1 आ गया। मतलब एक फंक्शन की वैल्यू पुट करने पर मेरे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यू आ गई ना, एक तो xi +1 आ गया, एक बार -1 वैल्यू आ गई। तो ऐसा फंक्शन क्या है, हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल रहेगा। हमने क्या कहा, फंक्शन की सिर्फ क्या आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। तो दैट मीन्स यही है कि वेरिएबल की अगर मैं एक वैल्यू डाल रही हूँ, वेरिएबल की मैंने एक वैल्यू डाली, तो फंक्शन की भी अगर एक वैल्यू आए तो उस केस में हमारे पास क्या है, वो फंक्शन क्या है, सिंगल वैल्यूड रहेगा और एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन यहाँ क्या था, फंक्शन की एक वैल्यू डालने पर, वेरिएबल की एक वैल्यू डालने पर फंक्शन की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। ऐसा फंक्शन क्या है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे हो सकता है कि दो वेरिएबल की वैल्यू डाली और एक ही वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है हमारे पास e की -βx² डिवाइड बाई 2, ठीक है, x की वैल्यू एक बार -1 पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू क्या करनी है, +1 पुट करनी है। जब आप +1 पुट करोगे तब भी e की वैल्यू क्या आएगी, -β/2 आएगी, क्योंकि x² है। जब -1 पुट करोगे तब भी क्या आएगी, e की -β/2 आएगी। मतलब दो वेरिएबल हमारे पास थे यहाँ पर, -1 और +1, दोनों की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट की और दोनों ने ही सेम वैल्यू दे दी, तो ऐसा फंक्शन हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल रहेगा। तो ऐसा फंक्शन हम क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन ड्राइव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा इस लाइन का मतलब कि वेरिएबल की अगर मैं एक वैल्यू डालूँ, जैसे मैंने यहाँ +1 डाला था, तो फंक्शन की अगर एक ही वैल्यू आती है तो वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, तो ऐसा फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और कब एक्सेप्टेबल है फंक्शन, कि वेरिएबल की अगर दो वैल्यू हैं, जैसे -1 और +1 वैल्यू थी यहाँ मेरे पास, ठीक है, -1 डाली तब भी वही वैल्यू आई, +1 डाला तो भी वही वैल्यू आई। तो वेरिएबल की अगर मैं दो वैल्यू डालने पर भी अगर मेरा फंक्शन एक ही वैल्यू देता है तो ऐसा फंक्शन भी क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो मतलब जो फर्स्ट वाला है वो हमारा अनएक्सेप्टेबल है और सेकंड वाला हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा। ठीक है, थर्ड है, फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन में वो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 या फिर मैं बोलूँ 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 100%, या फिर हम बोल देते हैं 1 होना चाहिए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड अ स्पेस, या फिर मैं बोलूँ इन अ पर्टिकुलर रीजन या फिर इन अ गिवन स्पेस, क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 या फिर 100% होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ψ dt, ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ये 0 हो जाती है या इन्फिनिटी हो जाती है तो ऐसे केस में हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या रहता है, अनएक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स dψ/dx क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हमारा फंक्शन का। ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा जब क्या होगा, साई कंटिन्यूस होगा। मतलब अगर साई कंटिन्यूस है तो dψ/dx भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस समझते हो ना, मतलब कंटिन्यूस मतलब एक मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, एक मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा कंटिन्यूस है, ये हमारा साई क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, जबकि यहाँ पर क्या आ रही है, ये ब्रेकेज आ रही है, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। दैट मीन्स साई कंटिन्यूस होगा तभी क्या है, dψ/dx हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस आएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फंक्शन क्या होना चाहिए, क्या 0 होना चाहिए, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट साई की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यूड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या है, साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है। जो साई रहता है हमारा वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन का, और साई को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन भी बोल देते हैं साई को। ठीक है,
ये क्या बताता है, इट डज नॉट टेल अबाउट, ये क्या नहीं बताता, ये कभी भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर रीजन नहीं बताएगा, कि ये हमें ये नहीं बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई ये रीजन है भाई, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमें साई नहीं बताता। साई सिर्फ किस बारे में बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, और साई की वैल्यू 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, साई स्क्वायर ले लें, या फिर मैं लिखूँ साई स्टार साई, ठीक है, ये साई स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी फंक्शन को, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये हमें क्या बताता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी बताती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताती है ऑफ फाइंडिंग इन एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, भाई किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, वो हमें कौन बताता है, ज़ाई स्क्वायर बताता है। तो डिफरेंस समझ आया, ज़ाई बताता है कि एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, ये हमें ये नहीं बताएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है, उसके बारे में ज़ाई हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन ज़ाई स्क्वायर क्या कहता है, साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक पॉइंट पे, क्या बताता है, एक पॉइंट पे, ठीक है। अगर ज़ाई स्क्वायर स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू आती है इसकी, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की एक पॉइंट पे क्या है, लो है। अगर 0 आती है तो दैट मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की क्या है, 0 है। और अगर इसकी वैल्यू हाई आती है, दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या है, हाई है, ठीक है। ये तो था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बताता है, हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फाइंडिंग एन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन, इन अ पर्टिकुलर रीजन। भाई एक पर्टिकुलर रीजन में कितनी जो है इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो हमें किस फॉर्मूले से हमें पता लगती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से हमें क्या करती है, पता चलती है, ठीक है। दैट मीन्स एक गिवन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि एक गिवन वॉल्यूम में कितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ 3 टर्म आ गई आपके पास। अगर मैं ओनली ज़ाई लिखूँ तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ज़ाई स्क्वायर लिखूँ तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, इसका स्क्वायर करके इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन वॉल्यूम dV, कि गिवन वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब मतलब क्या हो गया, जब तक अकेला था ज़ाई स्क्वायर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा था, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है एक गिवन पॉइंट पे। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, एक एंटायर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, अगर 3 डायमेंशन वॉल्यूम है, dx dy dz, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो हमें क्या बता देगा, अगर हम इसको वॉल्यूम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, एक फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ वॉल्यूम dV, अब एक गिवन वॉल्यूम के बारे में बताएगा, ठीक है। थैंक यू।